आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पूरी तरीके से मोदी सरकार घिरी हुई है। अभी हाल ही में बजट सेशन का एक हिस्सा खत्म हुआ है और 9 मार्च से दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है। हमने देखा कि संसद के इस सत्र में किस तरह से सरकार एक नहीं बल्कि कई मुद्दों पर इस तरह से घिरी कि उसे जवाब देना मुश्किल हो गया। और सोने पे सुहागा, फिर एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी, अनिल अंबानी और मोदी का नाम। अब ऐसे में समझ नहीं आ रहा है इस सरकार को कि आखिर कैसे हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल करके गोदी मीडिया जो ऑलरेडी मैनेज्ड है उसे और कितनी हेडलाइंस देकर इन तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि गोदी मीडिया को तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से जारी की गई फाइल्स जो हैं जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है उसको आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए इस बार ऐसी कलई खुली है कि मैनेज कर पाना नामुमकिन साबित हो रहा है। इसीलिए अब हेडलाइंस में कौन है, अब सेंटर में कौन है? राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी ने ही इस सब की कलई खोली है। तो अब किरण रिजिजू, एएनआई को एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा, देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी हैं। वो नक्सलाइट जो लोग हैं उनसे मिले हुए हैं, जॉर्ज सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन और इसके साथ साथ खालिस्तानियों तक से उनका कनेक्शन जोड़ दिया गया है। यानी कि मुद्दे तो नए हैं लेकिन टूल किट वही पुरानी है कि जब जब घिरो तब तब कांग्रेस को और राहुल गांधी को देश विरोधी, देशद्रोही बता दो और इससे ध्यान भटकाओ। लेकिन इस बार ये फॉर्मूला भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देश को असल में बांटने की कोशिश कौन कर रहा है, इसका खुलासा क्विंट की एक रिपोर्ट ने किया है। क्विंट में साफ तौर पर यह बताया गया है कि हाल ही में दिल्ली में, जहां पर अभी एआई समिट हो रही है, जिस भारत मंडपम में, उसी में ही एक कार्यक्रम किया गया जिसको जो संस्था है, सनातन संस्था, उसको हमारे और आपके जो टैक्स पेयर के पैसे हैं उससे 63 लाख रुपए दिए गए। और वहां हुआ क्या? वहां पर बाकायदा तौर पर जेनोसाइडल कॉल दी गई मुसलमानों की, मुसलमानों को लेकर वहां जहर भरे बयान दिए गए। वहां पर सीधे तौर पर जो मिनिस्टर्स हैं राज्य राज्य के यानी कि दिल्ली के और इसके साथ साथ केंद्र के, वो दोनों वहां पर मौजूद थे और यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से ही जो 63 लाख रुपए हैं वो दिए गए। क्विंट की रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ है। इसको लेकर भी कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो कैसे ध्यान भटकाने का ये खेल चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इसी पर आज मैं चर्चा करूंगी, बात करूंगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हैं, कांग्रेस की तेज तरार स्पोक्स पर्सन। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। तो पूजा जी, आप देशद्रोही एक तरह से पार्टी है, क्योंकि अगर आपके नेता देशद्रोही हैं, देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है पार्टी भी उसी तरह की ही होगी। ये जो इल्जाम ये लगाए जो जा रहे हैं, अब आपकी पार्टी इसका जवाब किस तरह से देने जा रही है? क्योंकि संसद में जब चल रही थी तब भी यही हुआ और अब तो बाकायदा तौर पर इंटरव्यू देकर इन बातों को कहा जा रहा है। देखिए बुशरा जी, ये 2014 से चल रहा है। 2014 से हम देशद्रोही हैं, हम आतंकवादी हैं, हम देश के लिए खतरा हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। मेरा कहना है कि आप 10 साल से इस पार्टी के बड़े नेताओं को जेल क्यों रहे हैं? आप उन पर एफआईआर कराइए। अगर आपके पास सबूत है, आपके अंडर एनआई है, आपके अंडर होम मिनिस्ट्री है, आपके अंदर सारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, आप एक एफआईआर कराइए। आपके पास रिपोर्ट भी पहुंच गई होंगी जिसके बदौलत आप इतनी हवाई बातें करते हैं। आप एफआईआर करिए, अंदर करिए। आप उसी व्यक्ति से लड़ने के लिए जो इस देश के लिए खतरा है, देशद्रोही है, मैं फिर से कहूंगी, पूरी की पूरी कैबिनेट खड़ी हो जाती है। सवाल यह है कि देशद्रोही वह व्यक्ति है जो सवाल उठा रहा है, या देशद्रोही वह व्यक्ति है जो बिल्कुल एन वॉर लाइक सिचुएशन में, जब चाइनीज टैंक चल रहे थे, तो 2 घंटे आर्मी चीफ को रोकने के बाद कहता है जो उचित लगता है वो करो। देश का प्रधानमंत्री देश की सेना के साथ नहीं खड़ा होता और कहता है कि जो उचित लगता है वो करो, वो देशद्रोही नहीं है। सवाल यह है कि वो देशद्रोही नहीं है जो जिनके इतने भयंकर, मतलब एप्स्टीन फाइल्स, इन लोगों ने बहुत कोशिश की। सोरोस, इनका मैं हमेशा से कहती हूँ कि सोरोस भारतीय जनता पार्टी के फूफा है। इनको इन जब कहीं फंसते हैं तो सोरोस को ले आते हैं, सोरोस सोरोस सोरोस। तो मैं आज पवन खेरा जी की बात फिर से दोहराऊंगी कि मैं जानना चाहती हूँ क्या कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता जॉर्ज सोरोस से या उनके ऑर्गेनाइजेशन, फंडेड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिला?
क्या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बेटे या कुछ बेटी किसी भी सोरोस सोरोस तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करता है, क्या उनमें काम नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया? तो ये जो सोरोस का ये झुनझुना बजाते हैं ना, मुझे लगता है जनता भी उसको देख रही है। पर सबसे बड़ी बात झुनझुना बजाने के ऊपर जो सामने आया है, जिससे ये ना नकार सकते हैं ना उगल सकते हैं, वो यह है कि एप्स्टीन फाइल्स में 400 बार हरदीप पुरी जी का नाम आया है। वो कह रहे हैं यू आर हैविंग फन एट योर एक्सोटिक आइलैंड्स। आपके लोगों के बीच टेस्ट में मैं जानता हूँ, वो लोग जो हरदीप पुरी के अनुसार तो अंडर एज वुमेन होंगी, बट 4 से 5 साल तक की बच्चियां थी, जैसी विभत्स तस्वीरें आई हैं जिस तरीके की, उस हरदीप पुरी के साथ ये कहते हैं कि मुझे उसके तो क्राइम के बारे में ही नहीं पता था। आप डिप्लोमेट होकर भुइयां चल रहे थे जब आपको इतने बड़े सेक्स स्कैंडल के बारे में नहीं पता था, इतने बड़े सेक्स ट्रैफिकर के बारे में नहीं पता था, और उसने खुद से ही एक्सेप्ट किया था। उसके बाद भी, उसके एक्सेप्टेंस के बाद भी आप उससे डील करते रहे, आप उसे भारत का डिजिटल इंडिया सेल करते रहे, आप उसे उसके एक्सोटिक आइलैंड के बारे में पूछते रहे, लेकिन हरदीप पुरी का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि एनडीए में किसी का इस्तीफा नहीं होता। ये बात ये करेंगे कि राहुल गांधी वो है देशद्रोही है, राहुल गांधी आतंकवादी, क्योंकि सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने कुछ वाजिब सवाल पूछे हैं। पहला है कि जो उचित समझा है वो करो, क्यों कहा, किस परिस्थिति में कहा और देश की किस लिए कहा, इस बात को सवाल का किसी के पास जवाब नहीं है। एक किताब जो पिछले 3 साल से बंद है, निकल नहीं पा रही है, रिलीज नहीं हो पा रही है। दूसरी, ये संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री जितना डर जाते हैं अगर राहुल गांधी जी आतंकवादी हैं, तो अब तो आपने तो कांग्रेस की 3 महिला एमपीज को भी आतंकवादी कह दिया, क्योंकि उनसे डर के तो प्रधानमंत्री नहीं आया। ऐसा कहा गया कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। वो महिला एमपी शायद बंदूक गोला बारूद लेकर खड़ी थी, वो सिर्फ एक प्लेकार्ड लेकर खड़ी थी क्योंकि निशिकांत दुबे ने कुछ अनर्गल और अश्लील बातें की थी, जिसका वो प्रोटेस्ट कर रही थी। पर आप उनसे डर के आप नहीं आते और आप कहते हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी है। और उसके बाद अब जिस तरीके से इंडिया यूएस ट्रेड डील में बड़ी बात यह है, क्या राहुल गांधी आतंकवादी है? क्या ट्रंप राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म करने की बात करता है? क्या ट्रंप मनमाना ट्रैफिक राहुल गांधी की सरकार पर लगा रहा है? क्या राहुल गांधी ने देश अमेरिका के सामने हमारे किसानों की हितों को, उनके अधिकारों को गिरवी रख के छोड़ दिया है? तो राहुल गांधी पर तो आरोप लगाना बहुत आसान है। एक बार उन्हें सदन से भी निकलवा चुके हैं, फिर से ये कोशिश चल रही है, सुनाई में आ रहा है, एक बार उनका घर भी छुटवा चुके हैं। पर राहुल गांधी तो वैसे है नहीं जो डरेंगे, जो रुकेंगे। तो सबसे आसान है राहुल गांधी आतंकवादी। मुझे लगता है ये जो पूरा ये बार बार ऑफ रिपीटेड जो सेंटेंस है ना, झूठ बोलो, बार बार बोलो ताकि वो सच की तरह सुनाई दे, अब सच भी नहीं आता। अब इन लोगों पे शर्म और निर्लज्जता आती है, क्योंकि अब जिस तरीके से उन्होंने देश का हाल किया दिया। आज की एक खबर है, जैसा गालगोटिया यूनिवर्सिटी का हुआ है, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है बुशरा जी, इस देश में पूरे वैश्विक पटल पे एआई समिट के नाम पर जिन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी का पूरा पॉलिटिकल पार्टी का तमाशा बना के रख दिया, हर चीज मोदी मोदी मोदी। भारतीय जनता पार्टी की वोट मांगने वाली रैली नहीं होती। एआई समिट की सीरियसनेस को जिस तरीके से सरकार ने भद्द पिटवाई है वैश्विक पटल पे, वो हम सबके सामने, क्योंकि गालगोटिया यूनिवर्सिटी किसी भी चाइनीज रोबोट को अपना बता के हमने पूरा एग्जीक्यूशन किया है, 350 करोड़ खर्च किया है, कोरियन ड्रोन को अपना बता के साबित करना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की प्लेबुक से लिए हैं सारा का सारा पूरा मोडस ऑपरेंडी, और उसी में उन्होंने उनको लगा था कि वो निकल जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत थी, वो फंस गए। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये क्या सारा राहुल गांधी की सरकार में हो रहा है, क्या राहुल गांधी लोगों से मिल रहे, क्या राहुल गांधी ने ट्रेड डील साइन की, क्या राहुल गांधी ने कहा था आर्मी चीफ को जो उचित लगे वो समझो, और क्या राहुल गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है? क्या राहुल गांधी अपने इस एप्स्टीन के मेंबर के मिनिस्टर को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि कहते हैं कि पब्लिक लाइफ में मॉरल प्रॉपर्टी होना चाहिए। मैं डिबेट में गई थी, गौरव गोगोई जी के पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में डिबेट था, उसमें पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि नहीं देखिए, पब्लिक लाइफ में मॉरल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मॉरल प्रॉपर्टी की तो पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी उस आदमी ने। 400 बार एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया, पर प्रधानमंत्री जी उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी देश के लिए खतरे में, तो कहती हूँ राहुल गांधी को अंदर करिए। पर ये है, सच्चाई यह है कि आपकी औकात नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है राहुल गांधी को कुछ कहने की। बस आप ये इंटरव्यू खेलते रहे अपने 2-4 गोदी मीडिया चैनल्स के साथ, और वो और उसको बढ़ा देंगे, देखिए किरण रिजिजू ने ये बात कही, किरण रिजिजू ने बात की। मेरा ये भी कहना है कि किरण रिजिजू सबसे असफल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है। जिस तरीके से इन्होंने विपक्ष को दुश्मन बना दिया है देश का, जिस तरीके से विपक्ष के डिमांड्स पर विपक्ष, क्योंकि सदन जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों का है, क्योंकि वहां पे कोई सरकार आपकी मेजोरिटी होगी, पर एक भी 2 मेंबर्स भी थे जब भारतीय जनता पार्टी को, तो उनको पूरा उचित सम्मान, डिग्निटी और डेकोरम दिया जाता था, जो कि आज बिल्कुल गायब है। आप राहुल गांधी को तीसरी
पंक्ति में बैठाते हैं, 12वीं पंक्ति में बैठाते हैं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वो हैं जो हर बात में, अगर सदन ये कहता है, ये विपक्षी डिमांड रखता है कि हमें सर पे डिस्कशन करना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे, तो कहते हैं पहले हम वंदे मातरम पे डिस्कशन करेंगे। प्रधानमंत्री को आने से आप मना कर देते हैं। आप एक प्रेसिडेंट्स का थैंक यू मोशन, वोट ऑफ थैंक्स आप प्रधानमंत्री के बिना ही पास कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ सबसे बड़ी समीक्षा किरण रिजिजू के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट्री डिग्निटी, डेकोरम, व्यवस्थाएं, परंपराएं सबकी धज्जियां उड़ा के आप एक विपक्ष को दुश्मन बना के रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा देश ये देख रहा है और पूरा देश सवाल कर रहा है कि क्या हो रहा है सदन में, और क्या किस प्रकार की आपकी छीटाकशी और किस प्रकार की दोषारोपण चल रहा है जिसका कोई प्रूफ नहीं है। आप आते हैं और कुछ भी बकवास कर चले जाते हैं। जी, लेकिन पूजा जी, सवाल मेरा ये है कि ये बात लगातार कही जाती है और इस बार इसको और ज्यादा रिट्रेट कर बार बार कहा जा रहा है। हमने देखा है कि जब क्रेडिट लेना होता है तो मोदी जी सामने होते हैं। इस बात तो ट्रेड डील जो है उसका क्रेडिट उन्होंने लिया, तो अपना उन्होंने स्वागत सत्कार किया है, लेकिन तमाम मुश्किल सवालों के लिए उन्होंने वाणिज्य मंत्री को और एस जयशंकर को और फिर किरण रिजिजू को, इन सबको आगे कर दिया है। तो अब एक तरह से उन्होंने जो अपने मंत्रियों की फौज उतारी है वो राहुल गांधी के लिए उतार दी है। और बाकायदा तौर पर आज जिस तरह की जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है एनआई को, और उससे पहले भी गिरिराज सिंह से लेकर तमाम लोग जो बातें जो करते रहे, मेरा सवाल ये है कि ये आरोप बहुत गंभीर है। भले ही आपको ये बेमानी लग रहे हो, बिना सर पैर के लग रहे हो, लेकिन ये बहुत गंभीर बातें हैं और इन्हीं की क्लिप्स काटकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज जो है उन पर भेजे जाते हैं, जिस पर लोग यकीन भी करते हैं। क्या आप किसी तरीके का एक्शन लेने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर सिर्फ इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सदन में ही सिर्फ इसका जवाब दिया जाएगा? देखिए, आपने कहा इनके मंत्री लगे हैं, मुझे कहना है कि इनके मंत्री नहीं, इनके दरबारी हैं। यही निशिकांत दुबे टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि मोदी जी तो सवालों से ऊपर हो गए हैं। क्यों हो गए हैं भाई मोदी जी सवालों से ऊपर? वो तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने 11 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी, तो क्या वो सवालों से ऊपर हो गए हैं? सवाल तो होंगे। आप कितने भी एनडीए के इको चैम्बर में मोदी 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 करके जयमाल करवा लीजिए, अपने पे बड़ी बड़ी मालाएं पहन लीजिए, पर बड़ा सवाल यह है कि अगर एक्चुअली में आपके मन में चोर नहीं होता, तो आप देश के नाम संदेश में आके यूएस ट्रेड डील की बात करती, क्योंकि आप तो छोटी छोटी बातों के लिए आते हैं टीवी पे और आप एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज तो करते हैं किसी किसी चैनल के साथ, पर नहीं, आपने वाणिज्य मंत्री को भेज दिया जिनका ये कहना है कि जब से ये पूछा जाता है कि क्या यह देश के लिए ह्यूमिलिएशन, देश के लिए शर्मिंदगी नहीं है कि यूएस ने ये लिखा है कि हम एक पैनल बनाएंगे जो मॉनिटर करेगा कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं कि नहीं। अगर हम रशिया से तेल ले रहे हैं तो हम वापस से टैरिफ लगा देंगे। यह हमारी संप्रभुता पे, हमारी इज्जत पे, हमारी डिग्निटी पे खतरा है। पर वो कहते हैं आप ये बात जयशंकर जी से पूछिए। हम जयशंकर जी से पूछते हैं तो आप कहते हैं वाणिज्य मंत्री से पूछिए। और अगर आप वाणिज्य मंत्री का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार देखेंगे तो मैंने इसमें गिना बैठ के बुशरा जी, उन्होंने 27 बार राहुल गांधी का नाम लिया। उस 32 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 27 बार राहुल गांधी ये है, राहुल गांधी इमेच्योर है, राहुल गांधी ये है, राहुल गांधी वो है। मेरा ये कहना है कि आप लोगों की पूरी पॉलिटिक्स राहुल गांधी को गाली देकर, राहुल गांधी को बुरा कह के, राहुल गांधी को भला कह, ये कह के, दुनिया जान की बातें कह के उसी पे खत्म हो जाती है। आप देश को नहीं बताना चाहते कि आपने किसानों के लिए का पूरा अमेरिकन मार्केट खोल दिया। आप देश को ये नहीं बताना चाहते। और जो 18 किसान यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स राहुल जी से मिले थे, उनके भी कंसर्न्स वही थे। वो कह रहे हैं, वो टीवी चैनल्स पे बैठ के कह रहे हैं ये तो कांग्रेस के लोग हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने कृषि कानूनों के टाइम पे कह दिया था कि ये खालिस्तानी है। तो मेरा ये कहना है कि ये मैं बार बार कहती हूँ कि जो जिस इको चेम्बर में बात करते हैं निशिकांत दुबे जी को तो मैं कोई राजनेता भी नहीं मानती, क्योंकि जिस तरीके की अश्लील, घटिया और अनर्गल टिप्पणियां उन्होंने नेहरू जी के बारे में, राजीव जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में कही थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। और मुझे लगता है यहाँ पे स्पीकर का भी रोल है। हम किससे लड़े, ये भी तो एक बात है ना बुशरा जी। सुप्रीम कोर्ट में हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ हेट स्पीच का मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नकार देता है, उस पर एक्शन लेने से मना कर देता है, जो कि एक देश का मुख्यमंत्री जो सांप्रदायिक ओथ लेके बिना किसी भेदभाव, भय या पक्षपात के उसने ये ओथ ली थी जब वो मुख्यमंत्री बना था। वो मुसलमानों पे खुलेआम ऑन टारगेट करके गोलियां चला रहा है। वो मुसलमानों पे गोलियां नहीं चला रहा है, वो संविधान पे गोली चला रहा है, वो समानता के मूल्यों पे गोली चला रहा है। ये वही गोली थी जो गांधी जी को लगी थी और आज ये गोली हर मुसलमान को लग रही। पर सुप्रीम कोर्ट इस पे जिरा करने से मना कर देता है, इस पे कोई स्टैंड लेने से मना कर देता है। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है। अगर आप स्पीकर का देखें तो स्पीकर को देखिए तो राहुल गांधी को नो 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 करते रहेंगे, वहीं आप मुस्कुराते हुए कि कुछ भी उटपटांग अश्लील बातें होंगी उसे आप अलाउ कर देते हैं।
उसके बाद सदन है जहाँ पे प्रधानमंत्री आते नहीं है, शक्ल दिखाते नहीं है। उसके बाद आप जो भी गोदी चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जितना सदन में, जितना बाहर हमारी मीडिया कम्युनिकेशन हर बार उसका जवाब दे रहा है, पर राहुल गांधी और सोरोस वाला तो बहुत ऑफ रिपीटेड हो चुका है। पब्लिक भी कह रही है भैया ऊपर उठिए, कुछ काम की बात करिए। आप काम की बात करिए और बताइए कि हमारे देश की हालत क्यों बन रही है, हम इस तरीके की हालत क्यों है कि कोई एक 21 साल का बच्चा गड्ढे में गिर के मर जाता है। इसमें सिस्टम की जिम्मेदारी कब नहीं होगी। एक व्यक्ति 3 घंटे तक तड़पता रहता है लेकिन आप उसको बचा नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे सवाल जनता जवाब मांग रही है और जवाब इनको देना पड़ेगा। मैं ये फिर से कहूंगी कि जिस तरह आज इन्होंने गालगोटिया यूनिवर्सिटी के पैनल की लाइट बंद, बिजली काट कर उन्हें वहां से दफा किया था, वैसे ही जनता भी इन्हें दफा करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अति कर रहे हैं ये लोग पीआर और सिर्फ ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स और पीआर के नाम पे। और जिसे देखिए, ये इंटरव्यू इसलिए भी स्क्रिप्टेड है क्योंकि बजट सेशन का नेक्स्ट सेशन सेकेंड फेज आने वाला है, तो इनको अपनी फील्ड तैयार करनी है। इन्हें प्रधानमंत्री को बचाना, उसके सामने सारे दरबारी खड़े हो जाएंगे, इन्हें सारी फील्ड तैयार करनी है, क्योंकि सवाल तो उठेंगे, ट्रेड डील पर सवाल तो उठेंगे। और सिर्फ हम नहीं, पूरा का पूरा देश ये पूछ रहा है कि आपने इतनी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी मान कैसे ली। आपने हमारे तो किसानों की रीढ़ तोड़ दी, कपास के दाम गिर गए हैं मार्केट में, 7500 से 5100 का हो गया है, सोयाबीन के 1000 रुपए तक के दाम गिर गए हैं, 5100 से 4700 का हो गया सोयाबीन। तो अगर अभी से ये यूएस ट्रेड डील के ये रुझान आने लगे हैं तो किस तरीके से हमारे किसान बचेंगे हमें नहीं पता अन्नदाता। तो ये सवाल उनसे होंगे और इसके जवाब इन्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि कब तक इस सदन से भागेंगे राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करके। आपको जितनी गालियां देनी है दे लीजिए, कि हम अपने नेता से ही सीखे हैं, लेकिन आपको सवाल तो फेस करने पड़ेंगे और सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ही, और हर जगह देना पड़ेगा। सदन में देना पड़ेगा, सड़क पे सदन में नहीं देंगे तो हम सड़क पे हिट करेंगे और जनता के साथ हिट करेंगे, क्योंकि अब तो जनता भी पूछ रही है कि भैया क्या डील साइन करके आ गए हो आप। जी, क्या ये सब करके बीजेपी राहुल गांधी को और बड़ा हीरो बना रही है? क्या आपको लगता है कि अगर उनकी सदस्यता ले ली जाती है, जिसकी पूरी कोशिश है, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा कि 2 साल की मैक्सिमम सजा करके उनको जिस तरह से उनकी सदस्यता गई, फिर घर भी खाली कराया, एक सिंपैथी वेव उनकी तरफ देखने को नहीं मिली कि ठीक है, आप उनके आइडिया से, उनकी बातों से राजी हुए ना हो, लेकिन ये तो एक्सट्रीम हो गया, ये मोदी भक्त तक के कहते हुए नजर आ रहे थे। तो आपको ये लग रहा है कि ये सब कुछ करके और उनको, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आप राहुल गांधी को हेडलाइंस में ही लेकर आते हैं, फिर चर्चा राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही होती है, फिर उनके लिए बात होती है, फिर कुछ लोग उनके फेवर में, कुछ लोग उनके अगेंस्ट, इस तरह की बातें रखते हैं, लेकिन सेंटर में आप होना चाहते हैं, लेकिन सेंटर में अननोइंगली और नोइंगली आप लेकर तो राहुल गांधी को ला रहे हैं। देखिए, आई मे साउंड लाइक अ फैन गर्ल, आई मे साउंड, लेकिन ये मैंने अपने नेता से सीखा है। मैंने अपने नेता से सीखा है कि मैंने जितना देखा, मुझे जितना वैश्विक पटल पे भी, अगर मैं पॉलिटिक्स को भी मैंने क्लोजली स्टडी किया है, तो इतनी उलाहना, इतनी आलोचना शायद किसी लीडर में नहीं सही हो। और वो जो कहते हैं ना, राइजिंग फ्रॉम द एशेस, बिना झुके बिना थके वो इंसान 4000 किलोमीटर की यात्रा करता है और सच में उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। तो आप राहुल गांधी पे मैं कहती हूँ ना कि जितने भी पत्थर मारिए, राहुल गांधी आप बड़े होते जा रहे हैं। और राहुल गांधी, अरुंधति रॉय का कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जो युवराज की इमेज जो उनके पूरे देश में थी, चाहे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, चाहे वो जिस लोगों से मिलते हैं, अब वो बिल्कुल ही आम जनता होते जा रहे हैं। और मोदी जी जिन्होंने अपने को चाय वाला की इमेज किया था, वो बिल्कुल युवराज बनते जा रहे हैं। तो ये जो क्रॉस है पॉलिटिक्स का, ये ट्रांजिशन मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। ये जो है कि आप राहुल गांधी को बड़ा करते जा रहे हैं, हर राहुल गांधी पर हमला उन्हें और मजबूत करता है। क्योंकि आप ये बात मान लीजिए कि वो न सिर्फ उन्होंने अपने उस पूरे इमेज को ब्रेक किया है, एक लाइकनेस भी है आम पब्लिक में कि यार ये बंदा सही है, कि ये कुलियों के साथ जाके बैठ जाते हैं, ये बच्चों के साथ जाके बैठ जाते हैं, ये बुनियादी सवाल उठाते हैं, ये बिल्कुल वो सवाल उठाते हैं जो कि हमारे और आपके साथ के सवाल हैं, ये प्रदूषण पे सवाल उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप राहुल गांधी को जितना भी छोटा करने की कोशिश करेंगे ना, इससे आपकी छोटेपन, आपकी मक्कारी होगी। और हो सकता है कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो उनको सदन से निलंबित करेंगे, क्योंकि एक बार जब उन्होंने हटाया था तो जितनी सिंपैथी वेव और जितना लोगों ने क्वेश्चन किया था वो हमें लोकसभा रिजल्ट्स में देखने को मिला। तो मुझे नहीं लगता इन लोग ये गलती करेंगे, ये वाली गलती नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने स्पेशल प्रिविलेज मोशन नहीं लाया। निशिकांत दुबे ने एक मेंबर्स मोशन इंट्रोड्यूस किया है। पर अगर कर दें
तो फिर तो भी राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी को और बड़ा बनाएंगे, राहुल गांधी को ये हीरो नहीं बनाएंगे। राहुल गांधी ऑलरेडी हीरो बन चुके हैं जनमानस में। और बस यही है कि अब ये इनकी पूरी पॉलिटिक्स पहले से स्मृति ईरानी थी जो राहुल गांधी को गाली देने की मिनिस्ट्री संभालती थी, आज तक पूरी की पूरी कैबिनेट वो कर रही है। राजनाथ सिंह जी खड़े हो जाते हैं, ये खड़े हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, दुनिया जहान के सारे कैबिनेट लीडर खड़े होकर नहीं आप नहीं बोल सकते, नहीं आप नहीं बोल सकते। यही राहुल गांधी की ताकत दिखाता है कि एक इंसान के बनिस्बत सत्ता में बैठे कम से कम नहीं तो 9 से 10 मंत्री खड़े होकर चिल्लाते हैं, लेकिन तब भी वो आवाज नहीं दबा पाते। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे पूजा जी कि आज कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे जो यूनियन कल्चरल मिनिस्ट्री है उसने 63 लाख रुपए एक ऐसे कार्यक्रम के लिए दिए। 63 लाख रुपए, मैं अमाउंट छोटे बड़े की बात नहीं करी, ये 63 करोड़ हो, 63,000 करोड़ हो, बात यह है कि ये सरकार ने ये पैसे दिए हैं। और पैसे किस लिए दिए हैं? पैसे इसलिए दिए हैं कि वहां पर मुसलमानों के नरसंहार की कॉल्स दी जा रही हैं। वहां पर जिस तरह की नफरती भाषा का इस्तेमाल किया, नफरती में बहुत छोटा शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, जो वहां पर किया गया, वहां सुदर्शन जैसे चैनल का जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है वो नफरती आदमी वहां पर था। वहां पर उस तरह के लोग थे जो खुलेआम जहर उगलते हैं। वहां पर केंद्र का मंत्री और राज्य का मंत्री जो कि संस्कृति मंत्री है, वो भी आप देखिए, वो भी एक तरह की आयरनी है, वो वहां पर मौजूद थे। और ये सब कुछ कहाँ किया जा रहा है? ये दिल्ली में किया जा रहा है, ये देश की राजधानी में किया जा रहा है, किसी दूर दराज इलाके में नहीं है। हिंदू राष्ट्र की कॉल दी जा रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देश को बांट रहे हैं, वो देश की ताकतों से मिले हुए। और हो क्या रहा है वो हम ये देख रहे हैं। कितना डेंजरस आप इसको मानती हैं? क्या ये एक नया नॉर्मल बनाने की कोशिश है, ये बताने की कोशिश है कि देखिए हाँ, टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल हम कैसे एक समुदाय के लिए, नफरत नरसंहार की कॉल के लिए, सबके लिए हम दे रहे हैं? क्योंकि ये एक चेन है, ये शुरुआत है, ये कहाँ जाके रुकेगी वी रियली डोंट नो। और ये आग लग चुकी है बुशरा जी। मुझे लगता है कि 2014 के बाद इस देश ने इकोनॉमी में नुकसान उठाया है, इस देश ने पॉलिसीज में नुकसान उठाया, पर मुझे लगता है जो सबसे बड़ा नुकसान इस देश ने उठाया है वो है मेन स्ट्रीमिंग ऑफ हेट्रेड को उठाया। 2014 से पहले ये फ्रिंज एलिमेंट थे, ये कहीं पे अपनी धर्म संसद या कुछ करते थे, इस टाइप के कॉल आते थे, इन्हीं के लाइक माइंडेड 200-250 लोग अटेंड करते थे और खत्म हो जाते थे। पर ये जो मेन स्ट्रीमिंग हुई है, बात सिर्फ 60 लाख रुपए देने की नहीं है, बात है उसको लेजिटिमाइज करना। जब सरकार के मंत्री वहां से भाषण देते हैं, जब सरकार के मंत्री उसको अटेंड करते हैं, उस संस्था के इवेंट में जहां पे हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, जहां मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात चल रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि संविधान को नकार दिया जा रहा है, वहां सरकारी मंत्री अटेंड कर रहे हैं, सरकारी मंत्री भाषण भी दे रहे हैं। और वही मैंने कह रही हूँ, जो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ अब ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं रह गए, अब ये वो नहीं है अरे चुप रहो इन लोगों को तो इनका काम ही वही है, ये वो नहीं हो गए हैं। आज जब मैं कहती हूँ, आज जब अब हेट स्पीच में 72% का इजाफा है भारतीय जनता पार्टी के हैंडल्स पे, तो ये हेट स्पीच को परोस और हेट स्पीच को नर्चर कौन कर रहा है, ये हम सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो मेन स्ट्रीमिंग है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा खुले और बोलते हैं कि 5 रुपए का किराया बनता है तो 4 रुपए दो, इनका इकोनॉमिक बॉयकॉट करो, मियां मुसलमानों को 4 रुपए दो। वो गोलियां चलाते हैं और उस पर वाहवाही होते हैं, पर जब बहुत पब्लिक बैकलैश होता है तो बोलते नहीं वो तो मेरे हैंडल से आया ही नहीं। यही वो है, यही पुष्कर सिंह धामी है जो कि अपने को इस बात में प्राउड लेते हैं कि मैं हेट स्पीच में नंबर 1 सीएम हूं। तो मैं कह रही हूँ कि जो ये मेन स्ट्रीमिंग है हेट्रेड एंड वायलेंस का, मुझे ये बिल्कुल ही बात समझ नहीं आती कि जब मोदी जी मलेशिया में जाके इब्राहिम जी को गले लगाते हैं, जब आप कतर के शेख को गले लगाते हैं, जब आप सऊदी के क्राउन प्रिंस को गले लगाते हैं, तो कब किस हैसियत से गले लगाते हैं? उस हैसियत से जिस देश में इसी समुदाय के पर गोलियां चल रही है, इसी समुदाय की लिंचिंग हो रही है, इसी समुदाय को की दाढ़ी खींचकर जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, इसी समुदाय पे फिर से कहूंगी फ्रिंज एलिमेंट नहीं, आपके नेता, आपके मेन स्ट्रीम चीफ मिनिस्टर्स इस तरीके के बातें कर रहे हैं, तो आप किस मुंह से ये बातें करते हैं? और मैं क्या चाहती हूँ कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी देखिए, भले एंटी इंडिया बात शुरू हो, पर ये बात ये देखे और ये जाने कि इन लोगों का असली चेहरा क्या है। क्योंकि बात सिर्फ 60 और 65 लाख रुपए देने की नहीं है, बात है वहां पे सारे के सारे मिनिस्टर्स की और उनको भाषण देने की। और आप उस
संविधान पर शीश नवाते हैं, उस संविधान का ओथ लेते हैं जिसको दूसरे फंक्शन में राजधानी दिल्ली में आप उसको नकार दिया जाता है। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें संविधान की कोई जगह नहीं होगी, और आपके मंत्री वाह वाह कर रहे हैं, आपके मंत्री उसमें हामी भर रहे हैं। तो या तो आप कहिए कि आप संविधान को नकार देंगे। एक बार जो उन्होंने खुली दबी कुचली आवाज में बोलने की 4-5 लोगों ने कोशिश की थी, तो उन्हें 240 पे ला दिया गया था। तो आपने फिर नाटक किया संविधान पे शीश नवाने का, संविधान की सुरक्षा करूंगा। तो आप ये बताइए कि आपके मिनिस्टर्स किस हैसियत से वहां पे अटेंड कर रहे हैं जहां पे संविधान को खत्म होने की बात हो रही है? क्योंकि जब संविधान खत्म होगा तब ये तो बिल्कुल ही माइनॉरिटीज पे अटैक करने की, माइनॉरिटीज को लिंच करने की हैसियत में आ जाएंगे। यह बहुत दुखदाई भी है और यह बहुत परेशान करने वाला भी है देश के लिए, क्योंकि इस देश में, इस देश के संविधान ने न सिर्फ गरीब कुचले और वंचित वर्ग को उनको अधिकार दिए हैं, उसने हमारे माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्ट रखा है। और यह जो चल रहा है कि आप 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा करिए, या जो चल रहा है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट चल रहा है, यह बहुत खतरनाक है। क्योंकि मैं फिर से कहूंगी, फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं है, ये वो लोग हैं जो हमारे पॉलिसीज बनाते हैं, जो हमारे सचिवालयों में बैठते हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं एक मिनिस्ट्री के, और वो लोग इस तरीके के इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, इस तरीके के। आपका धर्म, आपका फेथ बिल्कुल अलग है। वो मैं फिर कहूंगी, मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, पर हमारा फेथ ये नहीं कहता कि आप किसी की दाढ़ी खींच के आप सरस्वती पूजा के टाइम मस्जिदों के सामने डीजे में गंदे अश्लील गाने बजाइए और उन पर तलवारें लड़ाई। हमारा फेथ ये नहीं कहता। तो न सिर्फ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ वायलेंस, भी धर्म का जो एक अगली रूप, धर्म का जो एक क्रूर रूप इन्होंने बनाया है, इसके लिए भी ये जिम्मेदार हैं। और फिर शायद मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ देश की जनता के प्रति, मुझे लगता है जनता भी ये देखती है, जनता भी ये देखती है, पर इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर मिनिस्टर्स अटेंड करेंगे तो उस जगह पे एफआईआर कैसे होगी, उस जगह पे एक्शन कैसे होगा जहां पे इतनी विध्वंसकारी, इतनी वायलेंट बातें की गई। बिल्कुल। तो और ये सवाल ये भी है कि संविधान की शपथ लेकर संविधान को खत्म करने की बात करें, क्योंकि अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करें तो आप संविधान को खत्म कर रहे हैं। उस संविधान की कसम लेकर आप एमएलए एमपी बने और फिर आप मिनिस्टर बने, और आप वहां जाकर ये तमाम बातें आप कह रहे हैं। और फिर उसके बाद आप ही के जो प्रधानमंत्री हैं, मोदी जिनके आप नारे लगाते हैं, वो संविधान के पर अपना सर झुकाते हैं। जब दुनिया में कहीं और जाते हैं तो वो संवैधानिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक मूल्यों की, सबको साथ लेने की बात करते हैं। और देश में क्या हो रहा है, तो ये पैरेलल वर्ल्ड जो ये चल रहा है, जिसको मेन स्ट्रीम पूरी तरीके से कर दिया गया है, ये बहुत ही घातक और डेंजरस है। लेकिन उसमें शायद एक छोटी सी लॉ, मोहम्मद दीपक कुमार जैसे लोग जला रहे हैं, जाग रहे हैं लोग, और लोगों को ये देखना चाहिए कि असली जो दरअसल धर्म के मानने वाले लोग हैं वो कैसे होते हैं। डॉक्टर पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कोई लास्ट कमेंट करना चाहती हैं तो ठीक है, वरना जी। मैं यही बात कहना चाहूंगी, पंकज चतुर्वेदी की कविता हमने काफी मेजर डिस्कशन राहुल गांधी पे किया। तो वो ये डर, उनका डर, सत्ता का डर ये नहीं है कि आप सवाल क्या करना चाहते हैं, सत्ता का डर ये है कि आप सवाल क्यों करना चाहते हैं। और इनकी पूरी राजनीति इसी पे टिकी हुई है, राहुल गांधी के अगेंस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो साफ तौर पर दिख भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।